नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज दिन है संडे का, रविवार का, तो आपको मालूम है किसी एक खबर का विश्लेषण हम करते हैं। जाहिर सी बात है, इस हफ्ते बहुत सारी खबरें थी, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो थी वो थी जेनजी का प्रदर्शन। जेनजी का जो दिल्ली में जो भी सारा प्रदर्शन हुआ और उस पर जो पुलिस की कार्रवाई हुई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, सब कुछ, उससे जुड़ी राजनीति, उसके असर, सब हम लोगों ने पूरे हफ्ते डिस्कस किए। लेकिन एक एंगल है जिस पर बातचीत कम हो रही है और हमने भी नहीं की। वो है कि इस जेनजी प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखा। दुनिया का पहला इंस्टा जो प्रदर्शन है या इंस्टा मूवमेंट था, ये भी सब कह रहे हैं। लेकिन इस जेनजी मूवमेंट में जो देश की मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया के नाम से भी जाना जाता है, उसके खिलाफ जो गुस्सा दिखाई दिया वो अपने आप में अप्रत्याशित था। क्योंकि इस पीढ़ी को जर्नलिज्म तो देखने का, भारत का जर्नलिज्म देखने का मौका ही नहीं मिला। पिछले 12 साल से यही गोदी मीडिया पत्रकारिता कर रही है। इन्होंने जो देखा वही देखा जो ये गोदी मीडिया ने दिखाया। उसके बावजूद इस एज के बच्चों को इस गोदी मीडिया पर इतना गुस्सा क्यों? कहाँ से इन्हें गोदी मीडिया की असलियत पता लगी? क्यों गोदी मीडिया को लेकर जो युवाओं ने अपना रोष व्यक्त किया, उसने पूरे देश में एक सनसनी सी फैला दी। और खास करके पत्रकारिता जगत और उसके अंदर भी खास करके इन टेलीविज़न चैनलों के मालिकों को, न्यूज़ रूम में, सब जगह मैनेजमेंट ग्रुप में एक, जिसको आप कहते हैं ना, एक आंधी सी आ गई है, एक जलजला सा आया हुआ है। सब डर चुके हैं इस वक्त। सारे के सारे मीडिया हाउस खौफ में हैं कि अगर युवा जिसको हम जेन जी कहते हैं, जिसको हम मानते थे कि सिवाय मोदी राज के देखा ही नहीं, अगर वो इतना गुस्सा इस मीडिया से है, तो सोचिए जिन्होंने पहले की सच्ची पत्रकारिता देखी है, सही मीडिया देखी है, वो लोग कितना नाराज़ होंगे। मैं हालांकि कई बार कह चुका हूं कि मैं किसी के साथ हिंसा का बिल्कुल विरोधी हूं, लेकिन इस प्रदर्शन में कई रिपोर्टर्स को मार भी पड़ी, हाथ भी उठाया लोगों ने, भला बुरा तो कहा ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं। ये इस देश की मीडिया के लिए क्या संदेश है, कितना खतरनाक है और इसका असर क्या हुआ? असर असल में होने लगा है। ये जो पिटे बेचारे, वो रिपोर्टर थे। जब मुसीबत होती है, जब इस तरह होता है, रिपोर्टर को भेज दिया जाता है, वरना पूरा साल जो ज्ञान बांटते हैं, जो देश को बांटते हैं, जो पत्रकारिता को गर्त में ले जा रहे हैं, वो है चैनलों के मालिक, संपादक और ये जो न्यूज़ रूम में, स्टूडियो में बैठ के जो एंकर्स हैं, जो 10-12 आपने पता है देश में एंकर हैं, जो जहर फैलाते हैं। मुसीबत में वो नहीं जाते। सोचिए अगर ये फील्ड में जाते तो क्या होता। इनकी गलती का खामियाजा उन रिपोर्टर को भुगतना पड़ा। लेकिन डर इन एंकर्स के अंदर ज़्यादा बैठ गया है और इनको समझ में आ गया है कि इनका वक्त अब खात्मे की तरफ है। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ। ये देखिए रूबिका लियाकत क्या कहती हैं। हाहाकार मचा है दरबारियों में। दरबारी मतलब हम लोग डिजिटल जैसे बड़े। क्रेडिबिलिटी ढेरे भर की नहीं। अच्छा, हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनकी क्रेडिबिलिटी है। मेन स्ट्रीम मीडिया से धकेले गए। कुंठित दरबारी क्या करते? अगर यूट्यूब या भैया ना होते, अब चूंकि अपनी लकीर लंबी नहीं कर सकते, तो पिछले 1 दशक से सामने वाले की लकीर छोटी करने की कोशिश में लगे रुदाली गैंग के नालायक। अब ये इसमें फ्रस्ट्रेशन किसकी दिख रही है आपको मालूम है? ये सब जेनजी प्रोटेस्ट के बाद रूबिका लियाकत को समझ में आ रहा है कि दुकानदारी बंद होने वाली है। एक और है ऋचा अनिरुद्ध। वो लिखती हैं कि एक दिन इन मासूम जेनजी प्रोटेस्टर को ये समझ में आएगा कि जिन पालतू मीडिया और राजनेताओं ने उनकी गालियों, हिंसा को जायज़ ठहराया, उनमें से किसी के खुद के जेनजी बच्चे इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए हैं, या हुए भी होंगे तो उन्होंने हिंसा या गाली गलौज नहीं की होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों की पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल रेपुटेशन कभी ख़राब नहीं होने देंगे। उनके बच्चे कॉलेज या दफ्तर जा रहे होंगे जब ये दूसरों के बच्चों को सड़क पर गाली गलौज, हिंसा के लिए उकसा रहे थे। लेकिन अब तक ये बात इन बच्चों को समझ में आएगी जब तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये डिजिटल फुटप्रिंट सारी ज़िंदगी पीछा करेंगे इनका। ऋचा अनिरुद्ध से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा मैं, बाकी सारी बातें तो मैंने रूबिका लियाकत वाली ही इन पे फिट होती है। सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि काश यही चीज़ ऋचा अनिरुद्ध उनके लिए भी कहते हैं जो कांवड़ियों का समर्थन करते हैं। काश उनके लिए भी कहते हैं कि ये जो मीडिया कांवड़ियों को सपोर्ट करती है, ये जो नेता लोग कांवड़ियों को सपोर्ट करते हैं, इनके खुद के बच्चे
हाई स्कूल में, हाई स्टैंडर्ड स्कूल में या विदेशों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वो कभी खुद कांवड़ लेते नहीं नज़र आते। और वो जो प्रदर्शन करते हैं ना, मस्जिदों के आगे नाचते हैं, हुड़दंग करते हैं, उनमें भी कभी किसी नेता का बच्चा, किसी बीजेपी नेता का बच्चा या किसी हिंदू ठेकेदार का बच्चा देखा है आपने? किसी बड़े बड़े स्टूडियो के पत्रकारों का बच्चा देखा है? नहीं देखा होगा ना। तो ये ज़रा उन पे भी लागू कीजिए, ज़रा उन्हें समझाइए, तब बात में वजन आता है, वरना नहीं आता। लेकिन खैर, मीडिया की इस बुरी गत की वजह जानना भी ज़रूरी है। और क्या सही में इस देश में मीडिया ख़त्म हो जाएगा, या इस देश में मीडिया बचेगा लेकिन टेलीविज़न मीडिया ख़त्म हो जाएगा, या क्रेडिबिलिटी वापस आने का कोई चांस है? आज इसी पे बात करेंगे। और हमारे साथ एक सीनियर पत्रकार जुड़ेंगे जिन्होंने अखबार से शुरू किया, अखबार से अखबार का उन्होंने इस देश में दौर देखा, फिर अखबार से टेलीविज़न का दौर आया, उसमें बड़ा नाम कमाया, अब टेलीविज़न से डिजिटल मीडिया में कई प्लेटफॉर्म पर वो काम कर रहे हैं, अपना प्लेटफॉर्म भी ला रहे हैं, जिनका नाम है अभिज्ञान प्रकाश। आपको मालूम है, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो आज अभिज्ञान भाई से ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि मीडिया की हालत जेन ज़ी की नज़र में ऐसी क्यों हुई। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभिज्ञान भाई स्क्रीन पर जुड़ गए हैं। अभिज्ञान भाई, अभी थोड़ी देर पहले जब इंट्रोडक्शन में इसका कर रहा था, तो मैंने दो मीडिया जगत की मशहूर हस्तियां, रूबिका लियाकत का वो मैसेज दिखाया लोगों को, जिसमें वो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें हम बात करें, हम लोगों को गरिया रही हैं, और एक ऋचा अनिरुद्ध इस तरह गरिया रही, और सुधीर चौधरी जैसे लोग। दरअसल जो जेनजी प्रोटेस्ट में दुनिया ने और देश ने ये समझा कि सरकार से सवाल पूछ सकती है, ये जनरेशन जितना हम बेवकूफ समझते थे उससे कहीं ज्यादा समझदार है, सब कुछ, ये सारी चीजों पे बहुत बातचीत होगी। एक बातचीत नहीं हो रही जिसका जिक्र होना बड़ा जरूरी है, कि मीडिया को लेकर जिस तरह का रोष, हमारी जो नेशनल मीडिया है, जिस तरह का रोष इस जेनजी में दिखा, और जिस तरह का ट्रीटमेंट मिला इन गोदी मीडिया के लोगों को, ये आप, क्योंकि आपने अखबार से टेलीविजन, टेलीविजन से डिजिटल मीडिया, ये सारे ट्रांजिशन देखे, सब सबके सफर के साथ ही रहे आप इस जो हुआ, जो कुछ इसमें मीडिया के साथ, इसको कैसे देख रहे हैं? खतरनाक है, या आपको लगता है कि नहीं, ये चीजें बदल जाएगी, फौरी तौर पर इतना गुस्सा है, या आपको लग रहा है कि इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज छिपा है? नहीं प्रदीप, ये देखिए, जरा गुड जर्नलिस्ट, मैं आपको बताऊं, ये मैसेज तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और किसी को नहीं मैसेज पढ़ना आता है तो ये उनकी गलती है। मैं नामों के स्पेसिफिकेशन में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो लोग भी आज डिजिटल मीडिया की आलोचना कर रहे हैं, बिल्कुल करें, पूरी आजादी से करें, मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो खुद डिजिटल मीडिया पे नहीं आए, पहला पॉइंट, ठीक है, हट जाए किसी सोशल मीडिया हैंडल से। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, और इसको आप हाईलाइट करिएगा ताकि आपके व्यूअर्स, आपके सिंसियर व्यूअर्स इसको समझे, ये जंतर मंतर की घटना बहुत ऐतिहासिक है। क्यों है, अब आपको मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं 20 सेकंड में। 11-12 अप्रैल 2011 में जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ। इतना बड़ा सोशल मीडिया नहीं था। अंततः वो पहुंचते रामलीला मैदान पहुंच गया, और 2012-13 में ऐसे संगीन आरोपों से घिरी कांग्रेस सरकार की 14 में उसकी सरकार चली गई। ये किसी को भूलने की जरूरत नहीं है। अब मेरा पॉइंट प्रदीप ये है कि ये इंडिया का पहला पोस्ट एआई इंस्टाग्राम प्रोटेस्ट था, जिसको कोई नहीं रीड कर पाया, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ द डे। और ये बात मैं कह चुका हूं अपने कॉलम्स में, ये बात कह चुका हूं, ये पहला पोस्ट एआई एक्सप्लोजन इंस्टाग्राम प्रोटेस्ट था, जो हमेशा के प्रोटेस्ट की तरह छोटे छात्रों से शुरू हुआ, और उन्हीं छात्रों ने फिर बराबर एक दूसरे को मैसेज पहुंचाना शुरू किया। वो मैसेज इतनी तेजी से अलग अलग ग्रुप्स में इंस्टाग्राम के जरिए पहुंचा कि किसी को समझ में ही नहीं आया कि नौजवानों की भीड़ इतनी बड़ी कैसे उमड़ गई और कैसे पहुंच गई, किसी को समझ में नहीं आया। हाँ, कोई आज ये दावा करे कि उनको समझ में आ रहा था, ये बिल्कुल ही निराधार बात है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो कोई नहीं समझा,
जब आपने गलत किया, बच्चों पर प्रहार किया, जब आपने, मैंने अपने कॉलम में पहले भी कहा और आज फिर रिपीट कर रहा हूं, ये गांधी जी की लाठी नहीं थी प्रदीप, ये ताकत की लाठी थी। जब आपने ताकत की लाठी चलाई ना बच्चों पर, तो वो एकदम से आउटबर्स्ट हो गया, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ना, वो उबाल पर पहुंच गया। और उसके बाद किसी के समझ में नहीं आया कि इसको नियंत्रित कैसे करें। किसी ने नहीं सोचा, बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों ने जो सरकार में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, किसी ने नहीं सोचा कि इन बच्चों से कम्युनिकेट कैसे करें। और जो लोग जिनके भी आपने नाम लिए, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि आज प्रधानमंत्री को क्यों जरूरत पड़ रही है इंस्टाग्राम से कम्युनिकेट करने की? पूछिए उनसे ये प्रश्न, क्योंकि उनसे कहीं ज्यादा समझदार प्रधानमंत्री खुद है। वो पल समझ रहे हैं कि ये क्या हुआ है। जब आपने मैसेज का प्रश्न पूछा ना, तो अगर कोई मैसेज समझ रहा है मेरे हिसाब से, तो सबसे बेहतर वही मैसेज समझ रहा है। आज भी वो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, ये कोई इसको इसमें गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। और दैनिक भास्कर ने मेरे साथ एक इंटरव्यू किया अभी हाल में, उसमें मैंने ये भी कहा है, ज्वाइन करके राइडर लगा के सर, ये भी कहा है कि ये सरकार के लिए सबक है और विपक्ष भी इसमें नाचने की जरूरत नहीं है कि हम कैपिटलाइज कर लेंगे और हमने कैपिटलाइज कर लिया ना। ये जेन जी का प्रोटेस्ट था। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, जेपी मूवमेंट से लेके अन्ना, अन्ना से लेके आज का जंतर मंतर, युवाओं के बगैर कुछ नहीं होता। मैंने हाल में एक कॉलम किया, उसमें मैंने कहा है कि पॉलिटिक्स एंड प्रोटेस्ट गो हैंड इन हैंड। ये हमेशा से हुआ है। जब प्रोटेस्ट होता है तो उसमें राजनीतिज्ञ आके जुड़ते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और यही तो चुनौती होती है सबसे बड़ी, जिसको मोदी जी को हैंडल करना है, इंदिरा गांधी नहीं हैंडल कर पाई। इतिहास में तो जाइए, तो ये मीडिया कहां खड़ा है? अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तो मुझे देखिए बहुत बुरा लगा। एक बात मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, रिपोर्टर्स पर प्रहार मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं एक रिपोर्टर रहा हूं बहुत जिंदगी, आप रहे हैं। प्रहार करिए ना उन प्रमोटर्स पर जो ये नौबत लेके आए, बट आप बच्चों का गुस्सा, जब हम इतने समय से कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी जा रही है, क्रेडिबिलिटी जा रही है, क्रेडिबिलिटी जा रही है, आपके समझ में ही नहीं आ रहा है। आप ट्रैक चेंज ही नहीं करना चाहते। आप अभी मत ट्रैक चेंज करिए, कोई कोई आपको डेमोक्रेसी है, पूरी आजादी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर रिएक्शन तो होगा ना। आप दोनों चीज कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दोनों चीज तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना, क्योंकि जो आज जेनजी है, आपके बच्चे हैं, आपकी सोच और उनके बच्चों की सोच और उनके पीयर ग्रुप की सोच में फर्क नहीं होगा क्या? होगा ना। तो वो जो फर्क है वो एक रिएक्शन में तब्दील होकर निकल कर आएगा, ये तो नेचुरल है। हर किसी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो मैसेज तो 100% गया है। कोई इसको डिनाई करे, उनकी मर्जी, एक्सेप्ट करे तो उनकी बुद्धि में काम। लेकिन लेकिन भाई फिर एक चीज बताइए, अगर वहां से मैसेज मिला था, मीडिया को क्लियर मैसेज मिला है कि भाई अगर ये जनरेशन, जिस जनरेशन ने देखा ही वो है जो आपने दिखाया है, ट्रू जर्नलिज्म तो देखा ही नहीं इस जनरेशन ने, जो जनरेशन सड़क सही पे बात है। थी, तो उसके बावजूद वहां से कोई सबक ना लेकर जब ये प्रोटेस्ट खत्म होता, उसके बाद भी जो इस गोदी मीडिया की लाइन है, जिस तरह से इस प्रोटेस्ट को नकारने की कोशिश कर रही है, जेंजी को बदनाम करने की एक तरह से कोशिश किया जा रहा है, गालियों का मुद्दा या जो भी उनका एक्सप्रेशन का है उसका भद्दा मजाक बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब गोदी मीडिया जो है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, पर चलो हम मीडिया कहते हैं, नेशनल मीडिया कहते हैं, कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। फिर ये क्यों? वेरी गुड पॉइंट प्रदीप, बट इंटायरली देयर चॉइस। इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। ना लो, क्या दिक्कत है? कब तक नहीं लोगे, मैं ये भी पूछना चाहता हूं। आप आप इस जेनजी को, आज मैं एक इंफोटेनमेंट मॉडल पे काम कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट न्यूज से, आप जानते हैं मैं थोड़ा दूर हूं अब, बट आप मत लो ना, बट मैं तो ले रहा हूं। मैं तो 100% आ रहा। आज मेरी टीम में मैक्सिमम जेनजी है,
मुझे तो सीखना है, मुझे उनको समझना है। ये मेरी चॉइस है, आपकी नहीं है। मैं कौन होता हूं आपको अपनी चॉइस बताने वाला या आपकी चॉइस नियंत्रित करने वाला? आप मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं अभिज्ञान फिर वही भाई। रिपीट कर रहा हूं, जी। देन बी रेडी टू लुक इन टू द कॉन्सिक्वेंसेस। जी। मैं फिर कह रहा हूं कि दोनों नहीं होगा। अभिज्ञान भाई, एक चीज बताइए, जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया में थे, खासकर एनडीटीवी में जब थे, कब आपको लगा कि यार ये जो चैनल है, ये जो मीडिया हाउसेज है, ये बदल रहे हैं और जर्नलिज्म से कहीं दूर जा रहे हैं? कब आपको पहला ऐसा महसूस होने लगा? और दूसरी बात, तब भी आपको क्या लगा था कि इतना नीचे चला जाएगा कि पब्लिक इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करेगी, इस तरह से पब्लिकली इनको मारेगी, हाथ उठाएगी, इस लेवल तक चली जाएगी? क्या ऐसा आपने कभी नहीं, सोचा भी था? नहीं, आपके बड़े अच्छे सवाल होते हैं प्रदीप, इसीलिए आई एम हैविंग दिस इंटरेक्शन विद यू। मुझे ऐसा नहीं लगा था। तो आप निराशा तो समझ सकते हैं मेरे अंदर, लेकिन मैं एक फाइटर हूँ, एक ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति हूँ निजी तौर पर, एक इंसान के तौर पर। तो मैं उम्मीद हमेशा कायम रखता हूँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हाँ, ये भी सही है कि ऐसा मुझे नहीं लगा था, और इसके लिए इकोनॉमिक कारण है, आर्थिक वजह है, और सबसे बड़ी चीज है, मैंने पहले भी कहा था, फिर आपके प्रोग्राम के जरिए दोहरा रहा हूं, कि जब ऐसी नौबत आ गई कि आउटपुट पर काम करने वाले संपादक बन गए जो जर्नलिस्ट नहीं थे, और सेल्समैन सीईओ बन गए, तो जब ये आलम पर मीडिया आ गया, तो उसका ये नतीजा आना मुझे तकलीफ देता है, लेकिन अब हैरान नहीं कर रहा है। और ये मैं बड़े खुशी से नहीं कह रहा हूं आपसे, देखिए, कुछ कुछ भी हो, किसी भी एक सिस्टम के लोगों पर प्रहार होना उस सिस्टम की कमजोरी बताता है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इस रिपोर्टर के लिए मेरे अंदर दर्द है, जो जंतर मंतर पे थे। भाई, उनको तो वो जो बोला गया वो करने गए थे ना। वो उनमें से कितने लोगों का मन टटोल के आप पूछ सकते हैं कि क्या वो जो कर रहे थे वो करना चाहते थे? आप पूछिए हम्म। सवाल। देखिए, यही कहीं चीज कहीं है ना, आपको आपने। हाँ, अभिज्ञान प्लीज। भाई, कहीं आपको ये लगता है कि जब हम तो आपसे जूनियर थे, आप हमसे सीनियर रहे हैं, आपने तीनों दौर मैंने जैसे कहा देखा था, उस वक्त न्यूज रूम या जो पूरा मीडिया हाउस था वो रिपोर्टर ड्रिवन हुआ करता था। बिल्कुल 2014 सही। के बाद ये स्टूडियो एंकर ड्रिवन हो गया, और कुछ चेहरे जो है वो मलाई भी खा रहे हैं, वो अपने हिसाब से पूरा चला रहे हैं। ये खामियाजा उसी चीज का है। बिल्कुल है। अरे, मैं तो 1998 में रिपोर्टर और एंकर दोनों हो गया था, और बहुत कम उम्र में इन लोगों से, और एस्टैब्लिश्ड अंग्रेजी हिंदी दोनों में। तो एंकर क्या होता है? मैंने अपने आप को कभी एंकर नहीं कहा। कितने एंकर्स मेरे अंडर में, 12 साल मेरे अंडर में एंकर्स थे, कितने मैंने ट्रेन किए, पैदा किए, आज के जो भाषणबाज बने हैं। बट मैंने अपने आप को हमेशा कहा कि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं रिपोर्टर हूं। मैं बहुत छोटी उम्र में एडिटर हो गया था, आप जानते हैं, बट मैंने कभी ये सब तमगों को नहीं अपने सर पे लिया। हमेशा कहा कि अगर मैं हूं तो जर्नलिस्ट हूं, रिपोर्टर। तो आप अगर कोर काम की अहमियत खत्म कर देंगे तो वो कोर काम भी तो खत्म हो जाएगा ना। आप समझिए ना। तो आपने जो सवाल पूछा, आपके सारे सवाल लाजमी है, तो यही होता है। आप उसको, ये लोग क्या, मतलब मैं नहीं कहना चाहता किसी इंडिविजुअल के लिए, बट ये क्या एंकरिंग करेंगे जितने साल मैंने किए, और फ्लैगशिप शोज कितने साल, अपने चैनल के फ्लैगशिप शोज। तो मेरा कहने का मतलब, फिर भी मैं माइंडसेट से, आज मैं बहुत सारे नए प्रयोग कर रहा हूं, नए काम कर रहा हूं, बट उस माइंडसेट को तो मैंने कभी किल नहीं किया ना, कि मैं जर्नलिस्ट हूं। फिर एक चीज और बताइए आज भी अभिज्ञान मुझसे भाई। ये सवाल पूछा जाता जी। है प्रदीप जी, बहुत एम्बैरेसमेंट होता है अपने बारे में बात करने में। आप जानते हैं मेरा स्वभाव, कि आज तक मैंने लिखी हुई लाइनें और टेलीप्रॉम्प्टर नहीं पढ़ा है, आज तक, टिल डेट। कर हम्म। सकते हैं, क्योंकि उसी टेलीप्रॉम्प्टर में तो वो लाइनें लिख के आती है जो इनको पढ़नी होती है। कहां से लिख के आती है आप भी जानते हैं। ये तो सारा फर्क वहीं से है। सारा अच्छा, एक फर्क बात वही से बताइए है। अभिज्ञान भाई, एक चीज बताइए, जो फील्ड पे गए बेचारे, जिनको हाथ भी उठाया गया, जिनके साथ बदतमीजियां भी हुई, सब कुछ हुआ, मैंने भी अपने उन दिनों शोज में, बहुत सभी शोज में अपील करी कि उनका कोई कसूर नहीं है।
वो बेचारे रिपोर्टर हैं और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सही जब बात। मुसीबत का कोई ऐसा आता है उनको भेजा जाता है। सपोजिटली सपोजिटली अगर ये सो कॉल्ड बिग एंकर्स जो स्टूडियो में बैठ के सारा ज्ञान बांटते, अगर ये फील्ड में गए होते तो क्या होता? कुछ गए थे तो आपको पता है ना क्या हुआ? फुटेज अवेलेबल है। कुछ गए थे तो क्या हम्म, हुआ ना? पूछे कितनी देर रुक पाए। हम्म। और आज मैं आपसे एक तो सवाल पूछता हूं, परमिशन लेके आपका कार्यक्रम कर रहा हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरे ऊपर ही एक रिएक्शन क्यों नहीं आता? मैं भी तो अपनी बात कह रहा हूं, आप देख रहे हो मैं कितना एक्टिव हूं, कितनी फॉलोइंग है। क्योंकि मुझसे जिस व्यक्ति ने कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं, आप ही के प्रोग्राम से वो क्लिप बहुत वायरल हुई थी कि न्यूट्रल पत्रकार मर जाएगा। मर गया मैं? मर गए आप? तो फिर अभिज्ञान भाई, मतलब आप कह रहे हैं तो कि अभी भी जब जब क्योंकि अगर कोई सच्ची बिल्कुल पत्रकारिता स्पेस है करना सर, चाहे बहुत जगह तो है, उसके लिए बहुत स्पेस है, जगह है, बहुत जगह लेकिन है वो इस काम है के लिए। लेकिन वो है डिजिटल मीडिया पे ना। वो डिजिटल में है, क्योंकि टेलीविजन को तो आपने कवर अप कर दिया ना। जैसे पानी बरसता है, पिच ढक देते हैं ना, आप तो आपने वो हाल कर दिया उसका। हम्म। तो कभी कभी हिम्मत आएगी इन मीडिया, बड़े बड़े मीडिया हाउस में वापस हिम्मत जुटेगी कि दोबारा देखिए वो जर्नलिज्म के हिम्मत तो रास्ते उसी पे दिन, चल सके? हाँ वो हिम्मत तो उसी दिन आएगी जब आप अपने बैड बिजनेस की इकोनॉमिक्स को सॉर्ट आउट करेंगे। एट द मोमेंट सबको पता है कि आपके प्रोपराइटर्स, ओनर्स और प्रमोटर्स कौन है। वो प्योरली हम्म, बिजनेस लिंक्ड है। और ये डिबेट वर्ल्ड वाइड हुई है, इंडिया में अब हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां पर मीडिया हमसे 50 साल 100 साल आगे है, वहां पे भी ये डिबेट हुई है और कस के हुई है। हम्म। तो जब तक वो डीलिंक नहीं होगा तो मुझे नहीं पता उसका फॉर्मूला क्या निकलेगा। लेकिन कुछ 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 एक आध मीडिया हाउस में इस प्रोटेस्ट के बाद कुछ फर्क दिखा है आपको, उनकी रिपोर्टिंग में या उनके जर्नलिज्म में कुछ फर्क दिखा? चाहे अखबार हो, चाहे अखबार ही होगा, अब तो टाइम टीवी तो है नहीं। हिंदी अखबार हो, कोई इंग्लिश अखबार हो, कोई दिखा फर्क आपको नहीं, किसी में अखबारों कुछ? में तो है, अखबारों में ने हमेशा से अपनी थोड़ी सी सैनिटी बचा के रखी है, अखबारों के लिए मैं जरूर ये कहूंगा। और न्यूज चैनल मेरे बहुत साल हो गए, मैं देखता नहीं हूँ। हालांकि अपियर हम्म, करता हूँ एज एंड व्हेन टाइम इज अवेलेबल। और जहां अपियर करता हूँ वहां पूरी आजादी मुझे दी जाती है बोलने की, इसीलिए अपियर करता हूँ जब भी करता हूँ। लेकिन ये मैं आपको पक्के तौर पर बता सकता हूँ, सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि बहस तो उनके भीतर भी हो रही है, क्योंकि उनको भी एक चीज तो पता है, अगर ये बिजनेस है, जो कि ये बिजनेस है, प्योरिटन इसको ना पसंद करे तो उनकी प्रॉब्लम है। तो फिर ये बिजनेस तो इस मॉडल पे सर्वाइव नहीं करेगा। आज आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी पे मैंने बहुत काम किया, इकोनॉमिक्स में समझता हूं। चलिए, बड़े बड़े व्यवसायी व्यापारी के हाथ में आज मीडिया है, लेकिन वो भी तो अपना कंज्यूमर प्रोडक्ट इसी जेनजी को बेच रहे हैं। क्या वो नहीं सोचेंगे इस जेनजी ने जंतर मंतर पे उतर कर उनका प्रोडक्ट रिजेक्ट कर दिया, तो मीडिया चला के वो क्या करेंगे? मीडिया तो तभी चल रहा है क्योंकि उनका व्यवसाय चल रहा है ना। तो डिबेट छोटी नहीं है प्रदीप जी, इट्स अ वेरी बिग डिबेट। हम्म, एंड दिस इज हैपेंड एनीवेयर इन द वेस्ट, एनी कंट्री यू पिक अप, ये डिबेट हो चुकी है पहले। हम्म, मान हम्म, लीजिए हम और आप एक बहुत बड़ी एफएमसीजी कंपनी चलाते हैं, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है हमारा एफएमसीजी का, और हमने हजारों करोड़ रुपए कमा रखे हैं। हमने कहा चलो भाई कुछ 100 करोड़ रुपए में मीडिया खरीद लेते हैं, फेयर इनफ। उसके बाद क्या करें? मीडिया की वजह से अपना साबुन तेल बेचना बंद कर दें? सही बात। जरा सोचिए इस बात को, मैं हम्म, थोड़ी गहरी बात कर रहा हूं। अच्छा ये है मेरा अभिज्ञान पॉइंट। भाई, एक चीज जी, क्योंकि वक्त की कमी है तो थोड़ा मैं फटाफट से पूछ रहा हूँ सवाल, माफ कीजिएगा। जी जी। ये जो मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने दो क्लिप्स दिखाई, दो तीन ट्वीट्स दिखाए, मैसेज दिखाए, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये क्या दर्शा रहा है? फिर ये जो सो कॉल्ड एंकर की फ्रस्ट्रेशन है डिजिटल मीडिया को लेकर, क्या ये समझ में आ रहा है इनको कि भाई हम अब डूब रहे हैं, इनका वक्त आ गया है, लेकिन अब इस फील्ड में कूद तो नहीं सकते, तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन दिख रही है? बिल्कुल, देखिए बड़ा क्लियर है ना। मैं तो आपसे एक पॉइंट रखा है,
आप उसको वापस काउंटर पॉइंट अपने प्रोग्रामिंग में रखिए कि वो लोग फिर डिजिटल मीडिया पे क्यों क्यों अपने विज्ञापन चलाते हैं, इतने 100 मिलियन व्यूज आ गए, इतने लाख मिलियन व्यूज आ गए, आप हटिए ना वहां से। हम्म। टेलीविजन तो टीआरपी पे चल रहा है, टीआरपी आ रही है आपकी, तो आप क्यों अपने व्यूज प्रोपेगेट कर रहे हैं? मत करिए ना, सीधा पॉइंट है, आप मत करिए। बट हम्म। आप करिए मत करिए ना करिए जो करिए, इससे जेनजी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं क्लियर कर दूं। ये मेरे लिए मैसेज है इस प्रोटेस्ट से। फिर अभिज्ञान भाई, एक आखिरी सवाल फिर मेरा ये है, जो जी जी। बच्चे, इसी जेनजी में से जो बच्चे पत्रकारिता में आना चाहते थे, पत्रकारिता को अपनाना चाहते हैं, इनफैक्ट मेरी बेटी तो भी इसी जेनजी में है, 14 साल की है, उसका भी इंटरेस्ट पत्रकारिता में है। तो जब ऐसी चीजें वो देखते हैं, इस तरह का जर्नलिज्म देख रहे हैं और जर्नलिस्टों के साथ ये जो हाल हो रहा है ये देख रहे हैं, उनका हौसला टूट जाता है। ऐसी जो नई पीढ़ी नेचुरल है है। पत्रकार, जो सही में पत्रकारिता करना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऑप्शन है या उनके लिए कोई एडवाइस आपके पास है? नहीं, एडवाइस तो मेरे पास कुछ नहीं है, ये बच्चे अपनी एडवाइस खुद ले लेते हैं, और ये अच्छा बुरा दोनों है। लेकिन ये जरूर है कि उनको इस बदलाव का इंतजार करना पड़ेगा। बदलाव तो होता है, सृष्टि का नियम है, आप और हम रोक नहीं सकते, तो उनको उस बदलाव का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि उसकी जिसे कहते हैं ना, हम लोग खेत में अनाज बोते हैं, बीज बोते हैं, तो उसका बीज तो बो दिया गया है। अब या तो आप खेत खलिहान खराब कर दीजिए, या आप उस अनाज को उगने दीजिए। यही स्थिति है नहीं आज तो की तारीख तो में। आपको लगता है कि टेलीविजन मीडिया वापस अपना स्थान हासिल कर पाएगी इस देश में? मेरा अपना ये मानना है, प्योरली व्यवसायिक पहलू को देखते हुए एक ना एक दिन तो उनको अपनी जगह वापस हासिल करनी पड़ेगी। कब तक नहीं, पर आप वो चाहे तो ना चाहे, लेकिन जो 12 साल में डुबोई है क्रेडिबिलिटी, उसको वापस आने में मेरे हिसाब से 30-40 साल लग जाएंगे। हाँ, वक्त तो लगेगा, वक्त तो लगेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। एक दिन में तो होगा नहीं, ना ना ना, वक्त तो लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। तो उस हम पीरियड लोगों को में। कभी कभी ऐसा लगता है, एक आखिरी बात आपसे कहूं, आपको क्या लगता है हम्म। कि मुझे कैसा महसूस होता है? कभी कभी ऐसा नहीं लगता हम्म। होगा कि गलत प्रोफेशन को जिंदगी दे दी? सही बात लगता है है, ना? सही बात है। मुझे तब लगता है जब लोग मेरे से पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, भाई पत्रकार है, और पूछते हैं आप कौन सी पार्टी से। जब अगला सवाल ये होता है कि कौन सी पार्टी से हैं, तो फिर पूरा सोचिए। क्या कहते हैं, वो चीर के रख देते हैं ऐसा। हाँ, तो सबको ऐसा महसूस होता है ना। आज मैं एक अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और अलग तरीके का काम कर रहा हूँ, और बहुत एक्साइटेड हूँ। तो हम्म। हर किसी के अंदर ये फीलिंग आती है, तो बच्चों में नहीं आएगी क्या? वो भी देख रहे हैं, उनमें भी तो आएगी ना। सही बात है। ये बहुत नेचुरल है, तो इसलिए हम्म। कोर्स करेक्शन, पहले भी ये बहस हो चुकी है, और आज बहुत अच्छा आपने इस मुद्दे को उठाया। कोर्स करेक्शन तो जो बैठे हैं उन्हीं को ही करना पड़ेगा, और वो नहीं अगर करना चाहते, दे वांट टू बी ब्लाइंड फोल्डेड, तो उसके लिए बताइए मैं क्या जवाब दूं, या आप क्या जवाब देंगे? हम्म। हम्म। जी। इंटायरली सेल्फ डिसिप्लिन का प्रश्न है। एक सवाल, क्योंकि मेरे को पता है मेरे दर्शक बहुत से कमेंट में पूछेंगे, मुझे याद आ गया, जाते जाते वो सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, कि अभी कल भी जैसे वीडियो वायरल हुए कि जो राहुल गांधी है, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो मीडिया पे हमेशा कटाक्ष करते हैं कि आप बीजेपी की मीडिया है, बीजेपी को ही दिखाते हैं, मुझे नहीं दिखाते, इसलिए वो कांग्रेस फोकस भी डिजिटल मीडिया पे खुद भी ज्यादा करती है। ये अप्रोच आपको लगता है राहुल गांधी की सही है, या आपको लगता है कि नहीं, ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए, इस अप्रोच में बदलाव की जरूरत है? सारे विपक्ष में, नहीं, नॉट ओनली राहुल as a गांधी, सभी Congress विपक्ष में। party, as a Congress party, which I still consider the principal opposition party in the country, उन्हें दोनों पर बराबर फोकस रखना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। और जाकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखना ही चाहिए उनको टेलीविजन पर, भले ही टेलीविजन में 6 आदमी बैठे हो और 5 बीजेपी के हो, डजेंट मैटर। मैं तो आज भी जाकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 आदमी बीजेपी से अगर है तो वो उनको रखना चाहिए। बट ये भी नेचुरल है, साथ साथ दोनों बातें मैं कहूंगा, ये भी नेचुरल है साथ साथ कि जब वैकल्पिक मीडिया आपको सही स्थान दे रहा है, तो आप उस पर फोकस तो करेंगे ही ना।
ये तो नेचुरल, ये कोई गलत नहीं है ऑपोजिशन का। सही बात है। हाँ तो अपने दर्शकों से आखिरी में यही कहूंगा कि अभिज्ञान भाई ने बताया है कि खास करके उन बच्चों के लिए जो जर्नलिज्म फील्ड में आना चाहते हैं, जो सच्ची पत्रकारिता करना चाहते हैं, दरअसल आपके पास प्लेटफॉर्म भले ही छोटा हो, जज्बा बड़ा होगा तो लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको हाथों हाथ लेंगे। लेकिन आपके पास पद बड़ा हो, चैनल बड़ा हो, लेकिन जर्नलिज्म कहीं खड्डे में डालोगे तो आप नौकरी तो कर सकते हो कुछ साल, लेकिन अपने आप को पत्रकार नहीं कह सकते। और पत्रकार की एक कीड़ा होता है पत्रकार के अंदर जो कभी नहीं मरता, जो अभिज्ञान भाई के अंदर भी अभी जिंदा है। और अभी आपको दो तीन बार उन्होंने अपने मुंह से भी बोला, मैंने पहले भी कहा कि इनके एक प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जिसमें इंफोटेनमेंट है। सबसे बड़ी बात है कि एक हार्डकोर जर्नलिज्म नहीं है। अभी पता नहीं नाम बताएंगे नहीं बताएंगे, पर मैं ये कहूंगा कि अभिज्ञान प्रकाश का जब भी आए आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर देखिएगा। आपको 100% गारंटी मैं दे सकता हूँ कि निराशा हाथ नहीं लगेगी इनके कंटेंट से, ये तय है। क्यों अभिज्ञान भाई, ठीक बोल रहा हूँ ना? थैंक यू सो मच, थैंक जी यू जी सो मच जी। फॉर योर काइंड वर्ड्स। जाते जाते एक जल्दी से बात जनजी के लिए कह के जाऊंगा। देखिए, बड़े सितारों का सिनेमा कैसे गायब हो गया, छोटी पिक्चरें कैसे चल गई, और छोटी पिक्चरें चलते चलते ओटीटी ने कैसे आके डोमिनेट कर लिया। तो लार्जर मीडियम से सीखिए। लार्जर ये मीडियम से उदाहरण मैं सीखिए। हमेशा देना चाहता हूं अब लोगों को। देखिए ना, जी 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 कहां जी। से कहां सब कुछ बदल गया। तो अगर उस इंडस्ट्री में बदल सकता है तो इस इंडस्ट्री में क्यों नहीं बदल सकता। सही बात है विज्ञान भाई, सही बात है। पर चलिए, आपने इतना वक्त निकाला, इतना हमसे इस मीडिया की पोजीशन को लेकर क्लैरिटी रखी बच्चों के सामने, खास करके मुझे मालूम है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द आपसे आपके प्लेटफॉर्म पे भी मुलाकात होगी, और मौका लगा तो हमारे प्लेटफॉर्म के लिए भी कभी वक्त जरूर निकालिएगा। हमेशा तब तक हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।